हेलो फ्रेंड्स, फिर एक बार कंसोलिडेशन यानी होल्डिंग कंपनी का एक नेक्स्ट लेक्चर, एक नेक्स्ट टॉपिक, एक कदम आगे, इस तरीके से ये लेक्चर हम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी यहाँ जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये आपको और उसमें की जो छोटी छोटी पेचीदगियाँ है, जो थोड़े से एडवांस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, उसको सॉल्व करने में आपकी बहुत बहुत हेल्प करेगा, आई एम श्योर। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने इस क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके जितने प्रीवियस लेक्चर्स है उसमें हम कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल सीख चुके हैं। आप लोग मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। और आज जो एक नया जो टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होता है और कुछ अलग अलग पेचीदगी आती है, उसको मैं सॉल्व करने की आपके लिए कोशिश करूँगा। ये एच लिमिटेड और एस लिमिटेड की बैलेंस शीट है। 31 मार्च 2004 की ये बैलेंस शीट है और एक्विजिशन की जो डेट है होल्डिंग की वो है 1/1/2004। आप लोग नोट करना 1/1/2004। ये ईयर 31 मार्च 2004 है, मतलब ये शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2004 से, सॉरी 2003 से। कंसोलिडेशन की डेट है 1 जनवरी यानी 1/1/2004 और ईयर एंडिंग की डेट है 31 मार्च 2004। जानबूझकर कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये डेट दी हुई है, तो आप लोग नोट करना ये 1 अप्रैल स्टार्टिंग है क्योंकि ईयर एंडिंग 31 मार्च है। 1 अप्रैल 2003 से शुरू किया ईयर, 1 जनवरी 2004, ये देखिए 1/1/2004 ये डेट है और 31 मार्च ईयर एंडिंग है। इसका मतलब ये जो मंथ्स आ रहे हैं ये 9 मंथ्स आएंगे और यहाँ से यहाँ तक बनेंगे 3 मंथ्स, जिसको हम टाइम रेशियो भी बोल सकते हैं। 9 मंथ्स और 3 मंथ्स का रेशियो बन गया। अब ये बनाने की वजह यह है, जैसे कि मैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बता चुका, कि जब भी डेट होल्डिंग की जो डेट होती है वो अगर बीच की होती है, बीच की मतलब शुरू में नहीं, आखिरी में नहीं, बीच में, तो हमको रेवेन्यू प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है। और इस डेट के पहले, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ, आप ये बात नोट करना, इस डेट के पहले यहाँ से यहाँ तक जो भी प्रॉफिट और जो भी जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड अगर होता है उसको हमको कैपिटल प्रॉफिट में लिखना है और यहाँ से यहाँ तक का रेवेन्यू प्रॉफिट में कैलकुलेशन में डालना है। आई रिपीट, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व यानी ही रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस डेट के पहले, कंसोलिडेशन के डेट के पहले हमको उसको डालना है कैपिटल प्रॉफिट में और इस डेट के बाद जो कैलकुलेट होगा उसको डालना है रेवेन्यू प्रॉफिट में। ये बात आप ध्यान में रखें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हमको शेयर होल्डिंग रेशियो निकालना है। शेयर होल्डिंग रेशियो के बारे में यहाँ लिखा है एक्वायर्ड ऑल द शेयर्स, पूरे शेयर्स मतलब 3 लाख का पूरा शेयर कैपिटल खरीद लिया। अब इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि अगर पूरे शेयर्स खरीद लिया मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, 75% अगर एच लिमिटेड ने शेयर कैपिटल खरीदा तो जो बचा 25% है वो एस के पास रहेगा, उसको हम माइनॉरिटी बोलेंगे। अगर यहाँ 80% खरीदा जाता तो यहाँ 20% बचेगा, अगर यहाँ 60% खरीदा जाता तो यहाँ 40% बचेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे ऑल द शेयर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में नहीं रहेगा। फिर भी मैं आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए यहाँ शेयर होल्डिंग रेशियो लिखता हूँ, ये सेकंड पॉइंट है ताकि आप लोग समझ पाए। टोटल शेयर कैपिटल है 3 लाख का और ये 3 लाख में से ऑल द शेयर्स 3 लाख का पूरा खरीद लिया तो एस लिमिटेड के पास नील, या एस लिमिटेड के पास कुछ नहीं बचा, जबकि एच लिमिटेड ने पूरे 3 लाख के शेयर्स खरीद लिए हैं। तो ये 2 चीज़ें मैं समझा चुका। मैं एक बार फिर से आपको बोलता हूँ, ये लेक्चर लेने की वजह यह है कि इस डेट के पहले होल्डिंग के डेट के पहले जितना भी रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो कैपिटल प्रॉफिट में डालना है और यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करके या निकाल कर या जो दिया हुआ है उसको रेवेन्यू प्रॉफिट में लिखना है। तो मैं यहाँ कैपिटल प्रॉफिट कैलकुलेट करता हूँ डायरेक्ट विदाउट गोइंग इनटू बिगर कंसर्न्स।
कैपिटल प्रॉफिट कैलकुलेट करता हूँ। कैपिटल प्रॉफिट में जनरल रिजर्व लिखूंगा। जनरल रिजर्व की अमाउंट है 40,000, 40,000, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अमाउंट है 30,000। यहाँ जो लाइन लिखी है वो आप समझो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 6,000 ऑन 1/4/2003, 1/4/2003 मतलब 1 अप्रैल 2003, यानी एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। तब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पैसा था 6,000 रुपये। साल शुरू होने के पहले उसका बैलेंस था 6,000 रुपये, 6,000। और यहाँ अमाउंट कितना लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है 30,000। शुरू में था 6,000 और एट द एंड ऑफ द ईयर वो बन गया 30,000। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि हमने 24,000 का करंट ईयर में प्रॉफिट कमाया है। दोबारा बताता हूँ, यहाँ अमाउंट है 30,000 और यहाँ अमाउंट जैसे कि हमको नीचे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर मतलब 1/4/2003 यानी ये तारीख को प्रॉफिट का जो बैलेंस था वो था 6,000 रुपीज़। मतलब जब ईयर शुरू हुआ तब 6,000 रुपये था और ईयर ख़त्म हुआ तब वो बन गया 30,000। तो एट द एंडिंग ऑफ द ईयर अगर वो 30,000 है, इसका मतलब हमने साल भर में 24,000 का प्रॉफिट कमाया है और वो 24,000 का प्रॉफिट ही हमको यहाँ लिखना है। यहाँ जो मैं बात बता रहा हूँ ये करंट ईयर का प्रॉफिट और जनरल रिजर्व इसके पहले का। तो साल भर का जो प्रॉफिट है वो मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। 30,000 माइनस 6,000 बिकम्स 24,000 और ये 24,000 के कितने महीने का कैलकुलेट करूँगा मैं? 9 मंथ्स का। 9 मंथ्स क्यों? क्योंकि यहाँ कितने महीने बन रहे हैं? 9 मंथ्स। अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर या 1 जनवरी तक जो मंथ्स का कैलकुलेशन हो रहा है वो कितने महीने का हो गया? 9 मंथ्स। तो यहाँ से यहाँ तक का कैपिटल प्रॉफिट में डाल दिया। बचे हुए जो 3 महीने रहेंगे उसका हम बनाएंगे रेवेन्यू प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ डालने के बाद अब अमाउंट कितने हो रही? 24,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 मतलब इसका 75%, तो इट बिकम्स 18,000। ये 18,000 आने के बाद कैपिटल प्रॉफिट हो गया हमारा 58,000। ये कैपिटल प्रॉफिट का हो गया कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समझना कि 6,000 पहले था, टोटल लिखी 30 है, मतलब 24 का बैलेंस आ गया, 24 के 9 मंथ्स का आ गया 18,000, टोटल हो गई 58,000। तो ये 58,000 हमको यहाँ लिखना है। फिर दूसरा कैलकुलेशन होगा गुडविल का। गुडविल के कैलकुलेशन के लिए हम पीसी लिखेंगे और यहाँ पीसी है इन्वेस्टमेंट खरीदा है 5 लाख, ये 5 लाख के शेयर्स है, इसमें से ओरिजिनल कॉस्ट हम माइनस करेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट शेयर्स का है 3 लाख, 3 लाख के पूरे शेयर्स है, तो यहाँ बचेंगे 2 लाख। ये 2 लाख लिखने के बाद इसमें से मैं कैपिटल प्रॉफिट माइनस करूँगा। कैपिटल प्रॉफिट आया हमारा 58,000, ये माइनस करके जो बचेगा वो बचेगा 1,32,000, सॉरी 1,42,000, 1,42,000। ये हो गया हमारा गुडविल। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ बता रहा हूँ आपको, यहाँ 2 टुकड़े नहीं होंगे। 2 टुकड़े न होने की वजह यह है कि यहाँ पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमको करना नहीं है, क्योंकि सारे के सारे शेयर जब खरीद लिए तो कुछ भी एस के पास नहीं बचेगा, तो कैपिटल प्रॉफिट भी नहीं बचेगा और रेवेन्यू प्रॉफिट भी नहीं बचेगा। ठीक है, प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उसमें मैंने दिखाया था आप लोगों को कि कैपिटल प्रॉफिट, उसके बाद शेयर कैपिटल, तो बन गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि 100% शेयर्स खरीदने के बाद एस के पास कुछ नहीं बचता, तो यहाँ माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कोई सवाल नहीं होता। इसलिए कैपिटल प्रॉफिट यहाँ टोटल आ गया 58,000, ये माइनस करके ये गुडविल आ गया 1,42,000। तीसरा जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट में हम यहाँ से यहाँ तक का 3 महीने का कैलकुलेशन करेंगे। 24,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 मतलब 1/4 का मतलब होगा 6,000। फिर एक बार इसके 2 टुकड़े नहीं होंगे। 2 टुकड़े न होने की वजह मैं फिर एक बार यही बता चुका कि अगर 100% शेयर्स खरीद लिए तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का सवाल ही नहीं उठता। अगर माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाली बात है, मतलब अगर 90, 80, 70, 60 इस तरीके के अगर शेयर कैपिटल यानी शेयर्स अगर खरीदे होते तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट बनने की संभावना थी। लेकिन यहाँ माइनॉरिटी इंटरेस्ट देखिए आप, यहाँ नील है, मैंने यहाँ भी कैलकुलेशन नहीं किया, यहाँ भी कैलकुलेशन नहीं करूँगा। अब जब मैं नई बैलेंस शीट बनाऊँगा
तो नई बैलेंस शीट बनाते वक्त मेरे लिए सारा काम आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग नोट करना, जो प्रॉब्लम था वो तो मैं बता चुका। स्टॉक 1,50,000 प्लस 80, स्टॉक का अमाउंट 1,50,000 प्लस 80, इट बिकम्स 2,30,000। उसके बाद डेटर्स के अमाउंट 1,60,000। उसके बाद बैंक बैलेंस 50 प्लस 20 70,000। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 6,70,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख, और फर्नीचर का अमाउंट है 70,000। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमको याद से लिखना है, गुडविल जो हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पर 1,48,000, ये गुडविल जो कैलकुलेट किया था वो यहाँ लिखना है। उसके बाद जो लाइबिलिटी साइड है, मैं पहले लेक्चर से रिपीट कर रहा हूँ कि लाइबिलिटी साइड में कैपिटल प्रॉफिट गुडविल वाले पॉइंट में जितनी अमाउंट आएंगे वो रिपीट नहीं करनी है। मतलब 5 लाख से दोबारा नहीं लिखना है, 3 लाख ये वाले नहीं लिखना है, और जनरल रिजर्व और पीएनएल की अमाउंट हमको लिखनी नहीं है एस लिमिटेड की। तो अब मैं यहाँ बैलेंस शीट बनाऊंगा। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल लिखूंगा, डायरेक्ट 8 लाख टोटल ना करते हुए, जनरल रिजर्व 2,10,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000, क्रेडिटर्स की टोटल करूंगा क्योंकि वो अभी तक कैलकुलेशन में नहीं आई, 5,10,000, 5,10,000, और बिल्स पेएबल 40 प्लस 20, बिल्स पेएबल 40 प्लस 20 बिकम्स 60,000। और मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुका, दोबारा बता रहा हूँ कि रेवेन्यू प्रॉफिट जो होता है ये 6,000, ये हमको ये पीएनएल अकाउंट में ऐड करना है। आप अलग से लिखो, चाहे इसमें ऐड करके लिखो, ऐड करके लिखोगे ज़्यादा बेहतर होगा। रेवेन्यू प्रॉफिट मतलब 50 प्लस 6, तो ये हो जाएंगे यहाँ पर 56,000। तो हमको उसको अलग ना लिखते हुए यहाँ पीएनएल अकाउंट में वो रेवेन्यू प्रॉफिट ऐड करके दिखाना है। बैलेंस शीट टैली होना ही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बैलेंस शीट का जो अमाउंट आ रहा है वो अमाउंट है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का 16,36,000, 16,36,000, 16,36,000 इसका टोटल आ रहा है। तो ये कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर आप लोग बाकी के चीज़ें बराबर करते हो तो ये टैली होना ही है, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। जिस बात के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, बात एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ये जो तारीख है, ये तारीख के पहले जितना जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहेगा वो हमको कैपिटल प्रॉफिट में ऐड करना है, और यहाँ से यहाँ तक का वो जनरल रिजर्व में डालना है, रेवेन्यू प्रॉफिट में डालना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि माइनॉरिटी इंटरेस्ट तब होता है जब छोटी कंपनी के पास, मतलब सब्सिडियरी कंपनी के पास कुछ बचता है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, जैसे कि यहाँ लिखा है कि एक्वायर्ड ऑल द शेयर्स। तो जब ऑल द शेयर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब एस लिमिटेड के पास कुछ नहीं बचा। अगर बचता तो यहाँ, अगर बचता तो यहाँ, और अगर बचता तो यहाँ। कैपिटल प्रॉफिट के भी 2 टुकड़े करते, रेवेन्यू प्रॉफिट के भी 2 टुकड़े करते, और शेयर कैपिटल के भी 2 टुकड़े करते। ये सारे अमाउंट्स यहाँ कैलकुलेशन करने के बाद हमारी ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनी हुई है। ये हो गई आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और कॉमर्स के स्टूडेंट्स की हर लेवल पे होल्डिंग कंपनी और कंसोलिडेशन आता ही है। अगर आप लोगों को कुछ क्वेरीज है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो प्लीज़ मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।